बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक विषय भूकंप के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसमें तो सिर्फ हमने उसके कारणों के बारे में बताया था। आज हम इस क्लास में भूकंप का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप के स्वभाव में वैसे बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अगर हम लोग भूकंपों को अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये इनकी सबकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कुछ सामान्य विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो भूकंप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक भूकंप और एक होते हैं अप्राकृतिक या मानवकृत भूकंप। प्राकृतिक भूकंपों को दो भागों में विभाजित करते हैं, स्थलीय भूकंप और सागरीय भूकंप। और जो अप्राकृतिक भूकंप होते हैं उन्हें भी हम स्थलीय और सागरीय भूकंपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो प्राकृतिक भूकंप हैं उनको ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, संतुलन मूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप, गहरी भूकंप, इन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, अर्थात कि भूकंप में कौन से कारक जो हैं जो वो भाग ले रहे हैं जिनसे कि भूकंप आता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था प्राकृतिक या नेचुरल अर्थक्वेक, प्राकृतिक भूकंप की बात करेंगे। अगर मान लीजिए जो भूकंप है प्राकृतिक कारणों जैसे कि पृथ्वी की बाह्य या आंतरिक शक्तियों द्वारा होता है तो उसे हम प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। और इन्हें हम पुनः चार भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें लेंगे ज्वालामुखी भूकंप को, यानी कि वॉल्केनिक अर्थक्वेक को। जैसे जब ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय बहुत भयंकर भूकंप अनुभव कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि और ये ज़्यादातर ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के भूकंप में की जो तीव्रता या कमी जो होती है वो ज्वालामुखी के उद्गार की तीव्रता पर आधारित होती है। जैसे आप 1883 में आया था क्रकटोआ का ज्वालामुखी भूकंप, बहुत ज़्यादा विनाशकारी था। ये तो एक बहुत सरल चीज़ है, सब जानते हैं कि ज्वालामुखी में ज़मीन फटती एकदम से लावा बाहर आता है तो नेचुरली आसपास की ज़मीन में भी कंपन महसूस किया जाता है। दूसरा जो भूकंप है वो है भ्रंशमूलक भूकंप या टेक्टोनिक अर्थक्वेक। मान लीजिए अभी पिछले चैप्टर्स में हमने पटल विरूपणी बल या भू संचलन बलों की बात की थी। तो जब भूपटल में भ्रंशन होने लगता है तो चट्टानों में परिवर्तन आने लगता है और उस कारण से भी भूकंप आता है। ये वाले भूकंप भी बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं और ये करीब करीब 4.8 से 24 किलोमीटर की गहराई तक में आ सकते हैं। सन 1872 में कैलिफोर्निया का भूकंप इसी प्रकार का भूकंप था और जापान का 1923 ईस्वी का जो सगामी की खाड़ी का भूकंप था वो भी यही था। इसके अलावा एक और है संतुलन मूलक भूकंप, आइसोस्टैटिक अर्थक्वेक। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर संतुलन में अगर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसकी वजह से भी भूकंप आता है, उन्हें संतुलन मूलक भूकंप कहते हैं। ये ज़्यादातर वैसे मूरदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सन 1949 में हिंदू कुश का भूकंप जो था वो संतुलन मूलक भूकंप था। इसके बाद हम लेते हैं प्लूटोनिक भूकंप को, जिनको प्लूटोनिक भी बोलते हैं। धरातल से बहुत ज़्यादा गहराई पर जो भूकंप आते हैं उनको हम प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। जैसे करीब करीब ये धरातल से 240 से 672 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। ये भूकंप वैसे बहुत कम होते हैं। वैसे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं तो इनके बारे में ज़्यादा विशेष हमें जानकारी भी नहीं हो पाई है। ये इतने ज़्यादा गहराई पे आते हैं कि वहाँ पे जो ऊपर जो चट्टानों का भार और दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो जो
किसी भी प्रकार की चट्टानों में भ्रंशन की संभावना इतनी गहराई तक नहीं हो पाती। कुछ विद्वान कहते हैं कि चट्टानों में जो रासायनिक खनिज होते हैं उनमें विस्फोट से चट्टानों की खनिजों के पुनर्संगठन से भी प्लूटोनिक भूकंप आते हैं। इसका मतलब ये है आप समझ ही रहे होंगे कि अगर मान लीजिए रासायनिक खनिजों में कोई विस्फोट हो गया अचानक से, या फिर जो खनिज हैं उनमें किस तरह से उनका जो संगठन बदल रहा होता है तो वो भूकंप ले आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हुए प्राकृतिक भूकंप। उसके बाद हम कृत्रिम या अप्राकृतिक भूकंपों की बात करते हैं, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स की। अब जैसे मानव जो है कई प्रकार की रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करता है, कार्य करता है, जैसे कि सुरंग खोदते हैं, खान खोदते हैं, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते हैं, रेल पथ बनाते हैं यानी कि रेल मार्ग बनाते हैं, जलाशय बनाते हैं, बांध बनाते हैं। और कुछ ऐसे विनाशात्मक कार्य भी होते हैं, जैसे कि बमों का परीक्षण करते हैं, विस्फोट करते हैं, तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। उन्हें हम मानवकृत या कृत्रिम भूकंप कहते हैं। अब इनमें इनमें कोई प्राकृतिक इन भूकंपों के आने में प्राकृतिक भूकंपों का हाथ नहीं होता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में कोयना में जो भूकंप आया था, उसके लिए कहा जाता है कि भी कोयना बांध में जब जलाशय में बहुत ज़्यादा जल एकत्रित हो गया तो उसकी वजह से भूकंप आ गया। और हालांकि जैसे एक तरह से जो जलाशय के जलीय भार से या जल के भार से जो भूकंप आता है उसे जल भंडार जलित भूकंप भी कहते हैं, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक भी कहते हैं। और इनको साथ में इस प्रकार की जो जल भंडारों द्वारा जो भूकंप आते हैं उन्हें प्रेरित भूकंप RIS या जल भंडार जलित भूकंप कहा जाता है। तो ये कुछ ऐसे ये वाले कारण हैं जिनकी वजह से भूकंप आते हैं। और इसके बाद हम भूकंप का विश्व वितरण यानी कि भूकंप जो है कहाँ कहाँ आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पूरे भूकंप वैसे भूमंडल पे कहीं भी आ सकता है, इसका वितरण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। फिर भी अगर हम ध्यान से देखें तो विश्व में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ पर भूकंप के लिए बहुत खास माना जाता है। अभी जैसे वर्तमान समय में कहा जाता है कि जो भूकंप हैं ज़्यादातर वो प्लेट की सीमाओं पर आते हैं। तो हम जैसे बात करें, अगर मान लीजिए जो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, या फिर आप पहले इस प्रकार से बात कर लेते हैं हम लोग कि जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय किनारे हैं, या उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली तक रॉकीज एंडीज नवीन मोरदार पर्वत हैं। ये जो वाले जो पर्वत हैं यहाँ पर भूकंप जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे अब इसमें पूरा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी किनारा पूरा इसमें आ गया है, और उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली और रॉकीज एंडीज ये सारे आ गए। लेकिन ये मतलब फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा पश्चिमी तट यानी कि अमेरिका का पूरा ही पश्चिमी तट भूकंप से प्रभावित है, ऐसा नहीं है। अभी भी पनामा जलडमरू मध्य उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, वो वहाँ पर भूकंप अभी भी नहीं आते हैं, मतलब भूकंप से अप्रभावित क्षेत्र हैं वो। और इसकी एक दूसरी शाखा इसकी इस पेटी की जो वो एशिया के पूर्वी भाग में कमचटका से प्रारंभ होकर के एशिया महाद्वीप के पूर्वीय तटीय भाग को सम्मिलित करके क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, फिलिपाइन द्वीप को मिलाती पूरी द्वीप समूह तक पहुँचती है। तो देखा जाए तो वैसे ये हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी की। मतलब आप
ये मान के चलिए कि जो प्रशांत महासागर के दोनों तट हैं वहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते हैं। विश्व का ये सबसे ज़्यादा बड़ा भूकंप क्षेत्र माना जाता है। मतलब पूरे ग्लोब के 63% भूकंप यहाँ आते हैं। और क्योंकि यहाँ पे भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं उपलब्ध होती हैं। एक तो सागर जो है वो ज़मीन से मिलता है, तो और दूसरा है कि भी जो नवीन जो वलित पर्वत क्षेत्र हैं जितने भी, वहाँ पर ज्वालामुखी क्षेत्र और विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण, ये 4 क्षेत्र मुख्य हैं यहाँ पर हैं, इसीलिए भूकंप ज़्यादा आते हैं। और ये पेटी है करीब करीब पूर्व की तरफ मुड़ के न्यूजीलैंड तक चली जाती है। और जापान तो भूकंप के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। प्रतिवर्ष 1500 के करीब भूकंप आते हैं जापान में। इसलिए जापान में जो मकान है वो लकड़ी और दफ्ती आदि के बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए बहुत सारे जो द्वीप हैं वो भी इसी भूकंप की पेटी में सम्मिलित करते हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में सागर के अंदर भी भूकंप आते हैं। दूसरी जो पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसको हम भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। ये भूमध्य सागरीय जो पेटी है वहाँ पर ज़्यादातर संतुलन मूलक या भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। और विश्व के करीब करीब 21% भूकंप यहाँ पर आते हैं। इस पेटी में स्थलीय भाग के मध्य से ये जो पेटी है वो स्थलीय भाग के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। इसमें यूरोप महाद्वीप के ऑल्प्स और एशिया के हिमालय पर्वत और बर्मा की जो पहाड़ियाँ हैं और भूमध्य सागर के भूकंप क्षेत्र ये सब सम्मिलित किए जाते हैं। और ये भूकंप क्षेत्र पश्चिम में कैप वर्ड द्वीप से प्रारंभ होता है और पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर और ऑल्प्स के भूकंप को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक पहुंच जाता है और फिर से हिमालय के सहारे होता हुआ म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर झुक जाता है। अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागर भूकंप क्षेत्र में मिल जाता है। जो हिमालय है उसके पास इसकी एक प्रमुख शाखा से एक उप शाखा अलग होकर तिब्बत से होकर चीन तक चली जाती है। उसमें कुनलुन, त्याशान, शिंगलिंगशान पर्वतीय भाग सम्मिलित हैं। सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र यहाँ पर इटली, चीन, एशिया माइनर और बाल्कन प्रायद्वीप है। भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो भी इसी पेटी में सम्मिलित है। भारत में ज़्यादातर उत्तर में कश्मीर से लेकर के आसाम तक और कच्छ के रण तक भूकंप क्षेत्र शामिल होता है। जिसे देखा जाए तो ज़्यादातर जो विनाशकारी भूकंप है वो हिमालय के सहारे आते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भारत के जो 3 मुख्य भूकंप क्षेत्र हैं। इसमें सबसे पहला हिमालय क्षेत्र है, दूसरा मैदानी क्षेत्र है और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत है। तो जो हिमालय क्षेत्र है उसमें हम थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग कि हिमालय के पर्वतीय भाग और उसके आसपास के भागों को इसमें हम शामिल करते हैं। क्योंकि अभी तक भी यहाँ पर जो पर्वत निर्माण की क्रिया है वो चल रही है, तो इस कारण से संतुलन की स्थापना अभी तक हुई नहीं है, अस्थिरता बनी हुई है। और इस पूरा जो स्थल है वहाँ पर अव्यवस्था हो जैसे ही होती है विनाशकारी भूकंप आने लग जाते हैं। भारत का ये सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंप आते हैं। यहाँ पर ये जो भूकंप है वो एशियन और भारतीय प्लेट के टकराव के कारण आते हैं। आप समझ रहे होंगे ऊपर की तरफ एशियन, नीचे जो भारत है, दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो भूकंप आ जाते हैं। 1 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी का जो भयंकर भूकंप आया था और 29 मार्च 1999 में
चमोली या जो उत्तरांचल में है वहाँ पे भूकंप बहुत वो अभी इसका ताज़ा ही उदाहरण है। इसके बाद हम मैदानी क्षेत्र लेते हैं। तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बीच का जो मैदानी भूकंप क्षेत्र है वो सामान्य सामान्य प्रभावी क्षेत्र में आता है। आसाम की भूकंप पेटी को भी इसमें शामिल करते हैं। तो बिहार का सन 1934 और 1988 का दरभंगा भूकंप है। आसाम का 1950 का भूकंप, 1737 का कोलकाता का भूकंप, भयंकर भूकंप आए थे तब यहाँ पर। और 11 अक्टूबर सन 1737 में जो कोलकाता में भूकंप आया था वो भारत के इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप है। उसके कारण से 3 लाख व्यक्ति तक मतलब 3 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत को। जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो एक स्थिर और दृढ़ स्थल खंड है। भूकंप का प्रभाव बहुत कम है और एक तरह से इसे न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन कच्छ का जो भाग है वो भूकंप से प्रभावित है। 1843 का दक्षिणी भूकंप और कच्छ का 1956 का भूकंप बहुत ज़्यादा भयंकर भूकंप है। 11 दिसंबर 1967 को कोयना में भूकंप आया था। 1993 में लातूर किलारी का भूकंप भी आया था। और वो इनसे लगता है कि यहाँ भी भयंकर भूकंप आ सकते हैं। 26 जनवरी 2001 में जो भुज में गुजरात में बहुत भयंकर भूकंप आया था। इस क्षेत्र को के जो भूकंप के कारण करीब करीब 50,000 से 1 लाख तक के बीच के व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब हम ये तो इन 3 क्षेत्रों में बांटा गया है इसको, लेकिन साथ ही इस पेटी को हम लोग जिसमें कि भारत सम्मिलित है, हम भारत को क्षति जोखिम या डैमेज रिस्क के परिमाण या मात्रा के आधार पर भी हम इसे 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे 4 में किया था, लेकिन अब पहले और दूसरे जो क्षति जोखिम मंडल हैं या डैमेज रिस्क जोन्स हैं उनको 1 और 2 को मिला दिया गया है। और जो मंडल जो 1 है वो भूकंप द्वारा बहुत ज़्यादा न्यूनतम के मतलब उसमें बहुत कम भूकंप आते हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग है, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग हैं, बिहार पश्चिम बंगाल का मैदानी भाग है और गोदावरी का डेल्टाई भाग है, केरल और महाराष्ट्र के तटीय मैदानी भाग, राजस्थान का रेगिस्तानी भाग जिसमें कच्छ को छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे दक्षिणी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी राजस्थान उड़ीसा की तटीय जिले और तमिलनाडु ये हैं। उसके बाद तीसरे मंडल में हम सामान्य क्षति जोखिम वाले क्षेत्रों को शामिल करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अधिकांश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकांश भाग, दक्षिणी बिहार, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा आदि आते हैं। और चौथे मंडल में हम जो उच्च क्षति जोखिम वाले क्षेत्र यानी हायर डैमेज रिस्क है यहाँ पर रहता है वो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरी पंजाब हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बिहार के उत्तरी भाग में। यानी कि जो हिमालय के नीचे जो तराई और भाबर प्रदेश है वो सब है। 5वां जो मंडल है उसमें वो बहुत ज़्यादा अति जोखिम वाला क्षेत्र है, वेरी हाई डैमेज रिस्क वाला। जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, उत्तरांचल, उत्तरी बिहार का सुदूर उत्तरी भाग जैसे कि मुंगेर, दरभंगा और समस्त पूर्वोत्तर भाग और गुजरात का कच्छ भाग वो भयंकर भूकंप वाले क्षेत्रों में माना जाता है। हालांकि शुरू में मैंने आपको ये बताया था कि वो 4 क्षति जोखिम मंडल हैं, लेकिन
इसमें इन्होंने